नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है अनफरी बॉस। ये नाम मेरी बेटी ने दिया है। वैसे तो इसका रियल मीनिंग मुझे भी नहीं पता है। तो हालांकि इस चैनल पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कभी हुई नहीं हैं, लेकिन अब सोचता हूँ कि इसमें कुछ वीडियो मैं क्योंकि आमतौर पे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने समझ को, अपनी ज्ञान को यहाँ पे शेयर करूं। तो आज मैं आपको एक स्कंद पुराण में लिखी हुई कहानी सुनाऊंगा। हालांकि पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं, देखने लायक कहानियाँ हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको उपनिषदों का भी कुछ इसमें ज्ञान ऐड करूंगा। शायद धीरे धीरे वो आपको पसंद आए। ज़्यादा मुझे वीडियो बनाना आता नहीं, इसमें ज़्यादा स्टाइल नहीं मिल पाएगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है वीडियो को कैसे बनाया जाए। एनीवेज, खैर चलिए अब कहानी पे पहुंचते हैं। मैं आज आपको सुनाता हूँ स्कंद पुराण में घटोत्कच की कहानी। हम में से ज़्यादातर लोग या प्रायः सभी लोग भारत में ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कभी किसी काल में, जो आमतौर पर माना जाता है कि 5351 ईस्वी पूर्व, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये 5351 नहीं, करीब 5500 वर्ष पूर्व हुआ था या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। इस युद्ध में जो है कौरव और पांडव दोनों इसमें शामिल रहते हैं और ये सब तो सबको पता है कि क्या हुआ। लेकिन युद्ध होने के पहले की एक कहानी है जिसमें जब पांडवों को वनवास हुआ रहता है तो भीम जो जब जंगलों में जा रहे होते हैं तो उनका एक राक्षस से सामना हो जाता है जिसको वो मार देते हैं, और उस राक्षस की बहन हिडिंबा भीम के ऊपर मोहित हो जाती है और कुछ शर्तों के साथ भीम उससे विवाह करते हैं। और उसके बाद उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। और घटोत्कच इसलिए रखा जाता है कि उसका सिर एकदम गोल घड़े के समान रहता है और उसके सिर पे बाल नहीं रहते, तो घट उत्कच से उसका नाम घटोत्कच पड़ता है। अब आगे इसी कहानी में जब घटोत्कच बड़ा हो जाता है, पांडव तो वहीं पे छोड़ के चले आते हैं अपने राज्य में या जहाँ पे भी वो रहते हैं। जब घटोत्कच बड़ा हो जाता है तो एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आता है, तो उसको देखकर सभी पांडव बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण भी वहाँ रहते हैं। और कृष्ण बोलते हैं कि अब घटोत्कच क्योंकि बड़ा हो गया है और विवाह के योग्य हो गया है, तो इसके लिए मेरी नज़र में एक लड़की है जिससे इसका विवाह किया जा सकता है। और वो लड़की, वो बताते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर जो आज का आसाम है, वो उस समय प्राग ज्योतिषपुर कहलाता था। वहाँ पे एक मोवी नाम का दैत्य राज्य करता था जिसकी पुत्री रहती है, जिसका नाम रहता है कामकंटकटा, और उसका दूसरा नाम मौरवी भी रहता है। उनका कहना रहता है कृष्ण का कि ये लड़की जो है ये घटोत्कच के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये सुंदर भी है, बलशाली भी है, और उसकी एक शर्त है विवाह के लिए कि जो उसको किसी प्रश्न में ऐसा उलझा देगा जिसका वो उत्तर न दे सके और उसको युद्ध में पराजित कर देगा, उससे वो विवाह करेगी। ये बात सुनकर युधिष्ठिर डर जाते हैं और उसमें एक ये शर्त रहती है कि अगर वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो उसको मार डाला जाएगा। तो ये बात सुनकर युधिष्ठिर थोड़ा डर जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि ये बेचारा घटोत्कच तो पूरा एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल पाता है, ये ऐसी कहानी या ऐसा प्रश्न उस स्त्री के सामने कहाँ से प्रस्तुत कर पाएगा जो उसको उलझा दे और उसका वो उत्तर न दे सके। तो इससे तो अच्छा कोई साधारण सी लड़की देख के इसका विवाह कर दो, बेचारा सुखी रहेगा और हम लोग भी इसका सुख देख के सुखी रहेंगे कि हम इसके मौत के मुंह में डालें। लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, ये ऐसा कर पाएगा, और वो उसको प्राग ज्योतिषपुर भेज देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब महल में पहुँचता है ये घटोत्कच, तो वो उस रानी के सामने एक बहुत ही विचित्र सी कहानी बोलता है। विचित्र सी कहानी ये बोलता है कि एक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी रहती है और उसके एक बेटी रहती है। चूँकि वो व्यक्ति बहुत ही पापी किस्म का रहता है, वो अपनी बेटी को ये नहीं बताता है कि वो उसका पिता है। और जब वो उसको बड़ा करता है तो वो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें बड़ा किया, और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं तुमसे विवाह करूँ और तुम मेरी देखभाल करो। ऐसा सुनकर, क्योंकि वो लड़की ज़्यादा कुछ जानती समझती नहीं रहती है, वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके उससे विवाह कर लेती है
और फिर उस लड़की को एक पुत्री होती है। घटोत्कच कामकंटकटा से ये पूछता है कि अब तुम बताओ कि इस बच्ची का जो अपने दादा के थ्रू अपनी माँ के द्वारा पैदा हुई है, इसका आपस में संबंध क्या बनेगा। इस प्रश्न से कामकंटकटा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं रहता है। तो क्योंकि शर्त के अनुसार अगर वो प्रश्न में उलझ जाएगी तो युद्ध में चुनौती देगी। कंटकटा दौड़कर एक तलवार उठाती है और घटोत्कच के ऊपर हमला करती है, लेकिन घटोत्कच इसके लिए तैयार रहता है। वो कामकंटकटा को पराजित कर देता है और फिर वो कामकंटकटा के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी दोनों शर्तें पूरी की हैं, तो अब हम तुम्हारी शर्तों के अनुसार से हमारा विवाह होना चाहिए। और कामकंटकटा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और हस्तिनापुर जाकर घटोत्कच से विवाह करती है। तो ये रही घटोत्कच की कहानी। हालांकि ये बहुत खास नहीं है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जहाँ पे हमारे पुराणों में जिनको कि झूठ कहा जाता है या मिथ्या या मिथोलॉजी कहा जाता है, उनका जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है और वो जो घटनाएं कहानी के रूप में लिखी गई हैं, ऐसी घटनाएं घटी हैं यथार्थ में, और जिसका अभी साइंटिस्ट ने भी नोटिस लिया है। अगली कहानी में मैं आपको वशिष्ठ का आत्महत्या का प्रयास और सिंधु नदी का 7 धाराओं में बंटने का संयोग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये आपको समझ में आएगा कि कैसे वशिष्ठ की आत्महत्या वाली कहानी सिंधु नदी की 7 धाराओं में विभाजित होने की घटना से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।